हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। और मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक का नोटिफिकेशन आया है, वैकेंसीज आई है फॉर असिस्टेंट मैनेजर। बट अगेन हमारे पास क्वेश्चन वही है कि बैंक पीओ की प्रिपरेशन करे कि एनएचबी की प्रिपरेशन करे। प्रिपरेशन तो दोनों के साथ में हो सकती है क्योंकि दोनों ही सिमिलर टाइप के एग्जामिनेशन है और जब सैलरी भी दोनों की सेम है। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एनएचबी भरे कि नहीं भरे, यार क्या ही फायदा होने वाला है, इस वैकेंसीज कम है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको कंपेयर करेंगे, बाकी डिसाइड अगेन आपको करना है। वीडियो के एंड तक आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। मैं अपने वीडियो को शॉर्ट टू द पॉइंट रखूंगा ताकि आप बहुत जल्दी से डिसीजन ले सकें। ओके, सो हमारे पास बायस क्या है? सबसे पहले हम स्टार्टिंग में क्या सोचते हैं कि हम प्रिपरेशन करते हैं बैंक पीओ की, क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा आती है। एनएचबी का एग्जामिनेशन की वैकेंसीज बहुत कम है, तो इसके लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं। ये जनरली हमारा एक माइंडसेट होता है। बट हमको क्या देखना है, कुछ कुछ पॉइंट हम देखेंगे, उसके बेसिस पे आप लास्ट में डिस्कस और डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि सैलरी सैलरी यहाँ पे सेम है। आप देखेंगे अभी एनएचबी की जो न्यू ज्वाइनिंग की सैलरी है वो अभी 36,000 से शुरू हो रही है। बट मैंने आपको पहले ही बताया था कि 11th बाइपेटाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग है। अभी 12th बाइपेटाइट सेटलमेंट बैंक्स में हो चुका है, आरबीआई नाबार्ड वगैरह में होना बाकी है, तो उनके साथ यहाँ पे भी होता है, तो ये अभी इंक्रीज होगी। ओके, बट हम अगर फिर भी कंपेयर करें 11th बाइपेटाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग बैंक्स में भी यही सैलरी होती थी। एसबीआई पीओ में ज्यादा होती है क्योंकि एसबीआई पीओ अपने न्यू ज्वाइनिंग को 2 इंक्रीमेंट के साथ में ज्वाइनिंग देता है। ओके, तो वहां पे ये सैलरी 2 इंक्रीमेंट के साथ होती है, तो ये ज्यादा होती है। ओके, ये डिफरेंस बैंक में और एनएचबी या इन सब में होता है। अब देखेंगे नए बैंक पीओ में जो नए ज्वाइन कर रहे हैं उनकी अगर आप ग्रॉस इनकम देखेंगे वो 77 के अकॉर्डिंग है, जबकि यहाँ पे 65 दिख रही है। तो ये रीजन वही है कि अब ये 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग है। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि सैलरी तो इंक्रीज होने वाली है और सैलरी अच्छी भी है। अब दूसरा जो डिफरेंस है फिर इन सारी चीजों में, सैलरी और अलाउंसेस में, वो केवल अलाउंसेस का है। बैंक में ये अलाउंसेस है, एनएचबी के अलाउंसेस भी मोर और लेस सेम है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, हम कह सकते हैं अमाउंट ज्यादा रहता है। तो अगेन फिर वही बात हो जाएगी कि फिर क्यों प्रिपेयर करें, वैकेंसीज कम आएंगी और कम आती हैं या फिर कंपटीशन ज्यादा होता है। बट कुछ चीजें समझनी है जो ये चीजें हैं, क्योंकि ये हमें बैंक में जाने के बाद रियलाइज होता है। क्योंकि आप देखो जितने भी बच्चे हैं उनको बैंक में जाने की बहुत ज्यादा जल्दी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिलती है। डेफिनेटली जो कोई अनएम्प्लॉयड है उसके लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट आपने साथ ही साथ देखा भी जो बैंक में है वो कैसी कैसी बातें करते हैं, ये है वो है, इतनी प्रॉब्लम है, कहीं और प्रिपेयर करना है। तो जितनी जल्दी जाने की उतनी जल्दी आने की। तो वो क्यों होता है? क्योंकि देखो दिन भर पब्लिक डीलिंग करनी है, सुबह से शाम तक आप 10 से 4 तक आपको पब्लिक डीलिंग करनी है। उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें दी रहेंगी, तो हमको क्या लगता है कि हमारे को बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वर्क दिया गया है। उसके साथ साथ पोस्टिंग बहुत दूर मिली है। कई बार ये होता है कि हमारा दिमाग आधा ये होता है कि घर कब जाना है, कैसे जाना है, छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी। साथ ही साथ एक ट्रांसफर का डर बना रहता है कि कब ट्रांसफर हो जाए, कहाँ ट्रांसफर हो जाए। ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफर्स होते हैं, तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर का इशू है। अब आप सिंपल देख सकते हैं, मैं उत्तराखंड से हूँ। जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था तो मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे उत्तराखंड के, उन्होंने भी ज्वाइन किया था उस टाइम पे यूनियन बैंक, क्योंकि बहुत अच्छा बैंक है, अच्छे लोग, अच्छा बैंक। और उसने स्टार्टिंग में सभी को, सबके जो जहां से वो बिलोंग करते थे होम स्टेट, वही पोस्टिंग थी, उत्तराखंड में पोस्टिंग मिली थी। अभी 6-7 साल बाद सबको दूर दूर पोस्टिंग मिली, किसी को तेलंगाना, क्योंकि बैंक अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करता है। तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, इतनी दूर ट्रांसफर होते हैं। अभी देखो कोई तेलंगाना चला गया, आंध्र प्रदेश चला गया, उसके लिए सैटरडे संडे आना तो पॉसिबल ही नहीं है, छुट्टी लंबी मिलना मुश्किल है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है और इसी सब की वजह से हमारा वर्क लाइफ बैलेंस वहां पे डगमगा जाता है। अदरवाइज तो सैलरी बहुत अच्छी है, छोड़ना सब चाहते हैं, छोड़ते भी क्यों नहीं, क्योंकि सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो वर्क लाइफ बैलेंस का गड़बड़ होता है, इसलिए हर कोई सोचता है कि फिर चलो यार अब ना ऐसे एग्जामिनेशन को टारगेट कर लेते हैं। तो फिर बैंक पीओ जब आप बन चुके हैं, बैंक में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं ना, फिर उतना टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आप समझ जाइए इस बात को और दोनों को टारगेट कर लीजिए। और दोनों ही में जो भी आपको मिलेगा तो ठीक, एनएचबी हो गया तो फिर तो पहले ही अच्छा हो गया। यहाँ पे कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, डायरेक्ट पॉलिसी प्लानिंग वगैरह से रिलेटेड होता है। ट्रांसफर लेस होता है क्योंकि नंबर ऑफ ऑफिसेस कम है, ये सारी चीजें हैं। 5 डेज वर्किंग है इधर, तो सैटरडे केवल 2 ही ऑफ है। और ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। डेफिनेटली एक जो हम स्टेटस की बात करेंगे वो एनएचबी वाले का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू पीओ, जबकि रैंक सेम होगी। बट एक जो ओपिनियन होगा किसी के माइंड में वो इसका ज्यादा होगा। जैसे हम कहेंगे कि कोई अगर असिस्टेंट मैनेजर नाबार्ड में है और असिस्टेंट मैनेजर बैंक में है, तो दोनों के देखने के पर्सपेक्टिव में बहुत डिफरेंस होता है, सैलरी में भी वहाँ पे डिफरेंस होता है। तो यही चीज आपको समझनी है। ओके, तो ये मेजर डिफरेंस है बैंक पीओ और नाबार्ड, सॉरी एनएचबी नेशनल हाउसिंग मैनेजर बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक असिस्टेंट मैनेजर में। और ये बातें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को तब बहुत अच्छे से समझ आ जाती है जब वो बैंक ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद इसकी प्रिपरेशन करते हैं या फिर नाबार्ड की प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसलिए आप इसको अभी से चूज कर सकते हैं। ओके, इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए आज हमारी एक फ्री वर्कशॉप भी है डॉक्टर संजीव शर्मा सर के साथ, जो एक्स ईडी रह चुके हैं एनएचबी के।
और वो आपको बताएंगे कैसे इसको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड चीजें भी हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है। और आपको पता होगा डॉक्टर संजीव शर्मा सर आईआईटी से पीएचडी हैं इंग्लिश में, और वही एग्जाम में फैकल्टी हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की। तो आप संडे को शाम को 5 बजे हमारे वर्कशॉप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन पैटर्न अगर आप दोनों का देखेंगे तो क्वांटिटेटिव इंग्लिश बेस्ड है। अब देखिए यहाँ पे ये एनएचबी का है। एनएचबी में रीजनिंग है कंप्यूटर एप्टीट्यूड के साथ, जनरल अवेयरनेस है, इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा रहेगी, बैंकिंग एग्जामिनेशन में रहती ही है। इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांट्स है, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है। यहाँ पे आप देखिए ये क्यूआरई के बेस पे प्रीलिम्स होगा, और फिर रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। तो बिल्कुल जो यहाँ पे फेज 2 है वही यहाँ पे सिंगल एग्जामिनेशन है। ओके, कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज समझ के आपको बिल्कुल प्रिपेयर करनी। थोड़ा एग्जामिनेशन नंबर ऑफ क्वेश्चंस वगैरह में डिफरेंस हो सकता है, बट क्वेश्चन नंबर तो कुछ भी हो चलेगा। जब हमने रीजनिंग अच्छी पढ़ ही ली है तो फिर दिक्कत किस बात की है ना। तो ये चीज समझना है कि आप इसको टारगेट कर सकते हैं। अगेन आप सारी फिजिबिलिटी देखिए, क्योंकि डेफिनेटली पैसा भी खर्च होता है, फॉर्म फिल करने में भी, प्रिपरेशन करने में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जाती है, एग्जाम देने जाएंगे सेंटर चेंज होगा, ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि देना है कि नहीं देना है। और सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं और कट ऑफ वगैरह से आप उसको मैच करना है कि देखो कैसा है, बट कट ऑफ को कभी भी टारगेट नहीं बनाना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अपना डिसीजन जरूर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है। ओके, डिसीजन जो भी है वो ठीक है। Thank you everyone for watching this video and have a great day ahead.